हेलो आयरन स्टूडेंट्स, मैं नवल शिवलहरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं लाया हूं आपके लिए कक्षा 10 गणित अध्याय एक का जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सभी फॉर्मूले लेके आया हूं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं बता देता हूं ताकि इस प्रश्नावली से आपका एक भी नंबर कटने के चांस नहीं रहेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ जो परिभाषा है वो बता देता हूँ। देखो परिभाषाएं क्या है, वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक वास्तविक संख्या में क्या क्या डेटा रहने वाला वो सभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। जो भी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जैसे 1, 3, 4 यानी कि ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर, डब्ल्यू से लिखते हैं इसको, जैसे कि 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक, इंटीजर, ऐसे पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों रूपों में होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये जैसे लिखा रखा है मैंने, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ऐसी संख्या है जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती है तथा पी व क्यू पूर्णांक होते हैं जहां क्यू बराबर नहीं होता है 0 के। तो यहाँ पे परिमेय संख्या की मैंने यहाँ पे देखो क्यू बराबर 0 क्यों नहीं होगा, क्यू बराबर यदि 0 हो जाएगा, जैसे इसके 0 नीचे में तो संख्या कहाँ पे रहेगी, वो तो अनंत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्यू बराबर 0 नहीं होता है। और इसमें एक बात और, पी व क्यू सहभाज्य होते हैं यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तभी ये क्या होगी, परिमेय संख्या। जैसे 2/5 -3 माइनस और प्लस की कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/4 ये एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ऊपर और नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय की बात करें, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वर्गमूल 2, अब इसे तो यहाँ पर एक तो पूर्णांक है लेकिन वर्गमूल 2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और भी कुछ परिभाषाएं उनको और बता देता हूँ आपको। ये परिभाषाएं यदि आपको याद हो जाएगी तो इनमें मतलब इस प्रश्नावली में नंबर कटने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ऐसे है ना। तो वास्तविक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, मोस्ट है, ये तो परिभाषा याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है अर्थात 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ये परिभाषा कहाँ पे काम आएगी, आपके उसमें काम में आएगी जहाँ पे आप दर्शाओगे 6q+1 एक क्या है, एक सम संख्या है, विषम संख्या, ऐसा दर्शाने के लिए इसका उपयोग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अभी आगे विषम संख्या भी और सम संख्या की एक परिभाषा और, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 12, 14, 20, 200 कुछ भी हो सकती है। अब बात करें विषम संख्या की, विषम संख्या तो जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता हो उनसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इकाई का अंक क्या होता है इसमें, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो इसे विषम संख्या कहते हैं। कुछ और परिभाषा है, एक परिभाषा और वो भी देख लेते हैं अपन और बाद में करेंगे इसके टेस्ट पेपर की। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, अन्य संख्या से विभाजित, यानी कि जैसे यहाँ पे 6 है, 6 में 1 व 6 के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या है जिसमें 1 व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। 4, 6, 9, 10, 12 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब करते हैं अभाज्य की बात। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल 1 व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, अब देखो एक नोट, यहाँ पे नोट देखो, नोट और देखो, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। अब ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ये परिभाषाएं आपको याद हो जानी चाहिए। अब देखो ये तो नोट पक्का रट ही लेना है, एक न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य
होती है। अब बढ़ते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर क्या है, आपने परिभाषाएं देख ली। अब बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन पेपर कक्षा 10 का जो अध्याय 1 का है वास्तविक संख्या, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखो, जो भी अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो भेज देना, ताकि उनको भी कुछ भला हो पाए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की शर्त क्या पड़ी थी अपन ने, ऐसी संख्या है जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो 15 में 3 का जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, ये नहीं है। 16 में 4 का जा रहा है, नहीं है। 25 में 5 का जा रहा है। लेकिन 29 ऐसी संख्या है जिसमें केवल 29 और 1 का ही भाग जा रहा है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होती है केवल परिमेय, केवल अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक जो संख्याएं होती है वो परिमेय अपरिमेय, अभी देखा था। वास्तविक संख्याएं कहते हैं, किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अभी परिभाषा में देखा, जिसने भी नहीं देखी परिभाषा, एक बार वीडियो को पॉज करके यानी कि रिवर्स करके देख सकता है। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य व सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य, ये बात ध्यान में रखना। नोट मैंने अभी बताया था, एक जो है न तो भाज्य में आता है और न ही अभाज्य में आता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2, क्योंकि 2 में न 1 का और 2 का ही भाग जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। अभाज्य क्या हो गई 2, और सबसे छोटी भाज्य क्या हो जाएगी 4। तो इसका दोनों का गुणनफल क्या आ गया 8। तो 8 किस ऑप्शन में, द ऑप्शन में। तो द ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या है, जैसे दो परिमेय संख्या 1/2 और 1/3, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अनंत हो सकती है, अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है। ऑप्शन सही हो जाएगा। पता नहीं कौन कौन से रूप की हो, लेकिन बहुत सारी हो जाएगी। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या जो न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य। देखो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य। अभी ये ने बताया था, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो एक न तो भाज्य और नहीं अभाज्य है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पाई क्या है। पाई परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय व अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई का मान जो है आपके होता है 22/7। तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है तथा उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये जो q है ये बराबर के 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, q बराबर 0 नहीं है, तो क्या है ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्त होता है कहलाती है। अशांत और अनावर्त होता है, क्या कहलाती है वो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, निम्न में से कौन सी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो देखो शांत अशांत दर्शाने के लिए हर में जो होता है ना, हर में 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होता है, तभी दशमलव प्रसार शांत होता है। 2 की घात m इंटू 5 की घात n, 2 की घात m इंटू 5 की घात n। तो इसमें देखो इसका जो हर को जो 2 की घात m के रूप में लिखेंगे ना, तो इसको 7 इंटू 100 लिखना पड़ेगा। तो 100 को तो जैसे मैं लिख दूंगा, लेकिन 7 तो नहीं आया ना, तो 7 तो एक्स्ट्रा आ गया, तो ये नहीं हो सकती है। इसको देखो, तो इसको मैं 100 को ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की घात यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो 10 की घात कितना आएगा 10 की घात 2 आएगा। अब 10 की घात 2 यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। तो ये 2 की घात 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का हुआ। तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, 12 व 144 का महत्तम समाप्त बोले तो HCF, दोनों में कुछ कॉमन क्या रहा है, तो कॉमन आ रहा है इसमें 12। अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना 12 के और 144 के, तो क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन पे। तो 10वां क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का में से 27 व लसे 162 है, तो यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या याद करने के लिए क्या करोगे तुम, तो इसमें करेंगे अपन
तो इसमें एक फॉर्मूला होता है अपना लघु HCF इंटू LCM, सॉरी संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का क्या गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू इंटू LCM, HCF इंटू LCM। तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या जैसे मैंने एक x मान ली, एक दे रखी इसने 54, HCF कितना यानी में से दे रखा है और ले से दे रखा, तो HCF दे रखा है 27 और ले से दे रखा है 162। तो 54 को मैं उधर भेज देता हूँ, इसको हल कर लेते हैं। x बराबर कितना आता है वो देख लेते हैं, 27 इंटू 162, 162 बटेवा ये इधर आएगा तो 54। तो ये इसको काट लेते हैं, 27 2 54, फिर इसको इससे काट लेते हैं तो 2 2 8 16 और 2 एकम 2, एक्स बराबर कितना आ गया 81। तो 81 एक्स बराबर यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 81। तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सूत्र याद रखना है, संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं के HCF और LCM, यानी संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा ये देखो आपके यहाँ पे सूत्र भी आ गया है। यहाँ पे एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, एक अभाज्य संख्या है कुल कितने गुणनखंड होते हैं, तो उसके केवल एक ही गुणनखंड होता है। क्या, तो जैसे कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लो, जैसे 2 ही ले लो, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 1 इंटू 2, यानी कि 2 हो सकते हैं, 1 इंटू 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके आगे, दो पूर्णांकों के गुणनफल, दो पूर्णांकों के गुणनफल बराबर होते हैं। अभी इसको किया था इसी क्वेश्चन को, दो पूर्णांकों को गुणनफल किसके बराबर होता है HCF इंटू LCM के। ठीक है, निम्न में से एक परिमेय संख्या है, 1/2 वर्गमूल 2 नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है, 7 परिमेय लेकिन वर्गमूल 5 अपरिमेय, ये नहीं हो सकता है। इसमें ये भी नहीं है क्योंकि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या, तो क्या होगा इसका द ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। 144 तथा 99 का HCF, तो दोनों में किसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसमें और इसमें 11 का भाग जा रहा है, तो 11 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों के अभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते हो, अभी अभाज्य गुणनखंड भी करेंगे इन क्वेश्चनों में। अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पक्का रट लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया है इसमें HCF 306 657 बराबर 9, तो इन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है 9, LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF दिया है, LCM ज्ञात करना आप सीधा अभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते हो, एक फॉर्मूला है वो भी देखते हैं। तो मैं सीधा आपके सामने आंसर बताता हूँ आपको। तो जो क्वेश्चन था आपका जो ये आ रहा क्वेश्चन, HCF 306 इंटू 306 और 657 वर्ग के HCF दे रखा 9, इनका LCM ज्ञात करना है। तो इसका LCM ज्ञात करने के लिए सीधा शॉर्ट आप अपना सकते हो, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल HCF के बराबर होता है, संख्याओं का गुणनफल HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो HCF दे रखा 9, LCM बराबर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल बटेवा HCF, क्योंकि HCF इंटू LCM संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं HCF को नीचे लिया है, तो HCF का भाग दिया इसमें, तो 34 को 657 से गुणा किया, तो दोनों संख्याओं का HCF कितना आया 22,238, 22,238। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप भी हल कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्चा कर रहे हैं। देखो अधिकतम की बात आए तब आपको HCF ज्ञात, अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जितना अधिक से अधिक कॉमन आ रहा है उतना कॉमन लो। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल कर सकते हैं आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से तथा अभाज्य गुणनखंड करके भी इसको हल कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ कैसे करोगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा पहले भी, तो इसको कैसे करना आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो ऐसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको, और जिसको पूरा डिटेल में सीखना है अपने वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है कि किस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। ठीक है,
तो यूक्लिडी विभाजन प्रक्रिया का हम क्या करते हैं, जो छोटी संख्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो 616 में 32 का भाग दिया तो एक बार गया, फिर यहाँ पे 29 बचे थे 6 उतारा तो 296 आया था, फिर 88 9 बार गया था। जब तक भाग देना है जब ये संख्या इससे छोटी आनी है, यानी कि मतलब जैसे लघुत्तम है ना, सॉरी जिसका भाग देते हैं वो उसका शेषफल जिसका भाग देते हैं उससे छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे छोटा आ गया, फिर 32 को वापस अपन ने भाज्य बना लिया, फिर भाग दिया 8 का, तो 8 चौक 32 जो यहाँ पे लास्ट में आता है ना वही इसका क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। तो और इसको ऐसा आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसको हल कर सकते हो। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, 616 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए और 32 के भी मैंने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, 3 बार 2 कॉमन आया तो 2 इंटू 2 इंटू यानी कि 8 आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि सेना को मार्चा कराने, जिसमें वे सेना को मार्चा करा सकते हैं तो वो कितने होंगे, 8 स्तंभ होंगे। कितने होंगे, 8 स्तंभ होंगे। कैसे करना है वो मैंने बता दिया है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा चिन्हमय व 404 का HCF ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा चिन्हमय व 406 का अभाज्य गुणन मतलब HCF ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो आपकी बुक के अनुसार जो आपका लास्ट क्वेश्चन था वो इस प्रकार आएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा चिन्हमय और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है कि पहले दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लो और उनमें जो कॉमन आ रहा है उनको तो HCF कह दो, और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं वो अभी बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चिन्हमय के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। चिन्हमय के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर मैंने 404 के अभाज्य गुणनखंड किए और दोनों के गुणनखंड करने के बाद दोनों को फिर ऐसे रूप में लिखा मैंने, 404 को और चिन्हमय को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, ठीक है। फिर HCF ज्ञात करने के लिए HCF बराबर लिखा मैंने, इनमें देखो 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, फिर 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू 2 बराबर 4, ये तो हो गया इसका HCF। एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखो जो कॉमन आ रहा है उनको तो लिखना है एक बार, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं एक बार लिख दिया, फिर देखो इनमें जो बचा उनको भी लिखना है। तो 1 2 3, 2 बार 3 बच गए, तो सॉरी 3 2 बार बच गए, गलत हो गया, 2 जो 3 बार बच गए, तो 1 2 3 बार लिख दिया, फिर यहाँ पे 3 बचा, 3 को लिख दिया, 101 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर इनको गुणा किया तो कितना आया, 9696 इनका एलसीएम आया। अब इसको एलसीएम कैसे और भी तरीके से ज्ञात कर सकते हो, संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के बटेवा HCF होता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप HCF ज्ञात कर सकते हो और अभाज्य गुणनखंड इसी तरह भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप भी हल करने की कोशिश करना। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ऐसा आने वाला है कि दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सीखने से पहले एक बात और बता दूं मैं, वर्गमूल 3 अपरिमेय है या नहीं है, वर्गमूल 3 अपरिमेय है या नहीं है, इसकी जांच के लिए तुम्हें पहले इसको देखना चाहिए। देखो जैसे वर्गमूल 3 वाला मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। तो ये है आपका वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको कैसे सिद्ध करोगे, ये सिद्ध करना आ गया तो आप आगे कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो माना इसका पहले विरोधाभास लेना है, माना कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोधाभास ले लिया मैंने। तो वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या तो उसे पी बटेवा क्यू के रूप में लिखना है, तो पी बटेवा क्यू के रूप में लिख दिया, जहां क्यू बराबर नहीं होता है 0 के तथा पी बाई क्यू सहभाज्य, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन, पी में और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तभी ये परिमेय माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मैंने सही रूप में वर्गमूल 3 क्यू बराबर पी लिख दिया, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किया क्योंकि वर्गमूल हटाना था मुझे, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटेवा 3 आ गया, ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। क्यू यहाँ पे पी स्क्वायर बटेवा 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा, यानी कि जैसे 15 का स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 15 भी तो 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार तो विभाजित है तो पी में 3 का भाग देंगे, कुछ ना कुछ मान आएगा, K1 मान आया, इसने मैंने यहाँ पे मान लिया मैंने, ठीक, K1 मान आएगा, P बराबर 3 K1 आ गया, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब P का मान समीकरण 1 में रख दो, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3 K1 का स्क्वायर बटेवा 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको सोल्व किया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटेवा 3 बराबर K1 का स्क्वायर आ गया।
अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर एक धनात्मक पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यूब भी 3 से विभाजित होगा, तो क्यूब में फिर 3 का भाग दिया तो कुछ ना कुछ मान आया, वो K2 मान आ गया। अब देखो क्यू बराबर आया 3 K2, तो अब देखो क्यू तथा पी में तो 3 कॉमन आ रहा, जबकि अपन ने शुरू में क्या किया, पी व क्यू में कोई सहभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब इनमें तो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए क्या हो गई है, ये अपरिमेय संख्या हो गई। समीकरण 2 व 4 से पी व क्यू में 2 उभयनिष्ठ है, सॉरी 3 उभयनिष्ठ है, पी व क्यू में 3 उभयनिष्ठ है, तो संख्या 3 उभयनिष्ठ संख्या है, अतः पी व क्यू सहभाज्य नहीं है, तो वर्गमूल 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। आप इसका वीडियो को पॉज करके पूरा उतार लीजिए, एक बार मैं आपको सही ढंग से वीडियो बता देता हूँ। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पूरा क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको सही ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पे, तो ये आप देख लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब बढ़ते आगे, और ऊपर मैंने सहभाज्य होने की शर्त भी दी है कि सहभाज्य का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बढ़ते आगे, तो अधिकतम बार जो क्वेश्चन पूछा गया, यही पूछा गया है, दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है यदि वो क्वेश्चन आता है आपको। तो देखो इसकी प्रोसेस क्या रहती है, अपरिमेय है तो इसको पहले परिमेय मान लो, परिमेय मानने के परिमेय है तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो एक नोट और ये याद रखना, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ऐसे आप भी यदि आपने क्वेश्चन सही ढंग से पहले पढ़ा होगा तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो 5 वर्गमूल 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, परिमेय संख्याओं को एक तरफ लिख लूंगा, अपरिमेय संख्या को एक तरफ लिख लूंगा। तो मुझे पता है कि वर्गमूल 3 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको मैंने एक तरफ लिख लिया। तो यहाँ पे चूंकि पी व क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस पी बटे क्यू परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए क्या कर सकते हैं, 5 माइनस वर्गमूल 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको भी हल करने का प्रयास करना। आपका क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और रहा अपना, ये बहुत ही वेरी वेरी बेस्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो को जितना बार देखोगे आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो एक मोस्ट क्वेश्चन आपका और है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ऐसा दर्शाने के लिए आप क्या करोगे, देखो आपको पता है कि विषम धनात्मक पूर्णांक यानी विषम संख्या होने का शर्त क्या होती है, उसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। तो उसको दर्शाने के लिए देखो यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके अपन इसको दर्शाएंगे कि ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहती है, ए व बी कोई धनात्मक पूर्णांक के लिए 2 अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक q तथा r है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का होती है अपने a बराबर bq प्लस r, जहां r का जो मान है वो 0 से बड़ा, यानी कि जो शेषफल होता है या तो 0 होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है, और b से छोटा यानी कि भाजक से तो छोटा, जिसका भाग देते हैं उससे तो छोटा ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो b जो r का मान है, अब देखो r यहाँ पे b का मान तो 6 है, b का मान क्या है इसमें, यहाँ से इसकी तुलना करो, इसकी तुलना इससे करो, इसकी तुलना इससे करो, तो q की जगह भी q दिख रहा है, लेकिन 6 की जगह भी क्या दिख रहा है, b दिख रहा है, तो b बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो b बराबर यहाँ पे 6 रखा, तो r का जो मान है 0 1 2 3 5 तक होएगा, ठीक है। अब देखो, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको सिद्ध करेंगे, r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे तो 6q आ जाएगा, 6q आ जाएगा, तो 6q में तो 3 का भाग 2 का भाग जाता है, 6q में 2 का भाग दिया तो 3q आ गया, तो ये तो 2 से विभाजित हो गई, इसलिए क्या है ये समधनात्मक पूर्णांक। फिर r बराबर 1 लिया, r बराबर 1 लिया तो इसमें 2 का पूरा भाग नहीं गया, 2 का पूरा भाग नहीं गया, तो ये क्या है, एक 2 से विभाजित नहीं है, तो ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार इसी प्रोसेस को दोहराते हुए आपको 5 तक मान रखने, 5 तक मान रखने पर यहाँ पे लास्ट में अतः लिखना है, सेकंड थर्ड व 6 से हम कह सकते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 3q प्लस 5 के रूप का होता है। एक बार आपको पूरी इमेज दिखा देता हूं मैं, देखो पूरी इमेज क्या है, आप इसका
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हो। तो ये आपको पूरी इमेज दिखाई दे रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद इसको करने का प्रयास करना। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुपद के बारे में। आज मैं बिल्कुल वन शॉर्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फॉर्मूले बताने वाला हूँ। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अब बहुपद।